हिंदी साहित्य की यादगारी कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए हिंदी की वरिष्ठ लेखिका सुषमा मुनित्र जी की लिखी हुई कहानी अप्रत्याशित। तो शुरू करें कहानी। लड़का, नाम रूपक, आयु 30 वर्ष, शिक्षा MBBS, पद आर्मी में मेडिकल ऑफिसर। खूबसूरत भी और खूबसूरत होने का एहसास भी। विगत 5 वर्षों से इसके लिए लड़की देखी जा रही है। अपेक्षित लड़की अब तक नहीं मिली। लड़की चिकित्सक हो, सुंदर, आधुनिक, लंबी हो, फर्राटा अंग्रेजी बोले, कार चला ले, तमाम गुण जो लड़की को बुद्धिमती साबित करें। ऐसी विलक्षण कन्या शायद मिल जाती यदि इसके पिता इसका मूल्य 40-50 लाख आंक न रहे होते। होते होते इसकी अपेक्षाओं का पतन होता गया, अतः MBA MSc लड़की भी चलेगी। लड़के के माता पिता। माँ का नाम गंगी, 8वीं पास, गृहिणी। पिता शिक्षक हैं और गुरुजी कहे जाते हैं। 2 बेटियों का ब्याह कर कंगाल हो चुके हैं, अतः रूपक के ब्याह में माला माल होना चाहते हैं। 5 साल पहले जब रूपक को नई नई नौकरी मिली थी, इनकी आर्थिक आकांक्षा 40-50 लाख पर थी। आंकड़ा सुन कन्या पक्ष का दम फूल जाता। अब अपना अपराध स्वीकार करते हुए गुरुजी रूपक को घटी दरों पर ब्याहने को तैयार हैं। रूपक जब भी आता है याद दिला देता है, आपके लोभ के कारण अच्छे प्रस्ताव हाथ से निकल गए। गुरुजी का अपराध बोध बहुत बढ़ जाता। लड़की, नाम काशी, आयु 24 वर्ष, शिक्षा MSc बायोटेक, अति सुंदर, फर्राटा अंग्रेजी से तमाम लोग अनुमान लगाते हैं ये आधुनिक लड़कियों की तरह तेज, कुतर्की, परंपरा भंजक और प्रदर्शन प्रिय होगी, जो कि नहीं है। आरंभिक रुचि में राजपत्रित अधिकारी रखे गए थे, कीमत जो भी देनी पड़े। 2 साल में समझ गए मनोवांछित वर मिलना कठिन है, तो अब अरमान उतार पर हैं। लड़की के माता पिता। माँ का नाम मधु, MA, पिता सदानंद, खानदानी जायदाद और खानदानी वकालत। जाहिर है समृद्ध पृष्ठभूमि के स्वामी। UPSC चयनित अधिकारी का सौदा न कर सके तो अब रूपक के लिए प्रस्ताव लेकर जा रहे हैं। रविवार को जब सदानंद की स्कॉर्पियो गुरुजी के दरवाजे पर रुकी, गुरुजी हुलास से भर गए। कभी उनके घर गाड़ियां तादाद में आती थीं, इधर दिनों बाद आई। गुरुजी ने सदानंद का स्वागत किया। गंगी पानी और कई दिनों का बासी कलाकंद ले आई। धूप में आए, कुछ खाकर ही पानी पीजिए। सदानंद ने हाथ जोड़े। लड़की वाला हूँ, खाना उचित ना होगा। गुरुजी हुलहुला गए। लीजिए, अभी उचित है। छोटा टुकड़ा मुंह में दबा सदानंद ने रूपक के फ्रेम्ड तस्वीरों का अवलोकन किया। रूपक इस निम्न औसत परिवार की संपदा और संप्राप्ति है। गुरुजी बताने लगे, यही हैं डॉक्टर साहब। इस तस्वीर में वे सियाचिन में हैं, इसमें जम्मू में, इसमें त्रिवेंद्रम में, उसमें। सदानंद जी असंख्य लोग प्रस्ताव लेकर आ चुके हैं, पर डॉक्टर साहब को लड़की पसंद नहीं आती। लोगों ने दुष्प्रचार कर दिया कि मैं लोभ दिखाता हूँ, इसलिए लड़के की शादी नहीं हो रही है। मैं आपको लोभी लगता हूँ? अरे मैं ज़मीन से जुड़ा आदमी हूँ। हाँ, स्पष्ट बात करता हूँ, आप इसे अपराध कहें तो कह लें। सदानंद विनयी बने रहे। अपराध कैसा बेटा, आपका है। आप अपनी इच्छा बताएं, यह आपका अधिकार है। गुरुजी दंभ से फूल गए। चलिए, आप लड़के वालों का दर्द समझते हैं। हम लड़के वाले प्राथमिकताएं तय करते हैं तो बदनाम हो जाते हैं, जबकि लड़की वाले भी योजना बनाते हैं, प्राथमिकताएं तय करते हैं। लड़का सभ्य हो, सुंदर, सुशिक्षित, कमाऊ हो। अब एक चीज़ और देखी जाने लगी है, लड़के का परिवार छोटा हो कि लड़की को कुछ खास जिम्मेदारी न उठानी पड़े। यानी लड़की वालों को पूरी सुख सुविधा और अच्छा बंदोबस्त चाहिए, तब दहेज तो बढ़ेगा। रूपक यदि बेरोजगार होता, आप मेरे घर ना आते। देखिए, कुछ बातें अशोभन लगती हैं पर सच होती हैं। ठीक फरमाते हैं। गुरुजी मुद्दे पर आए। लड़की की तस्वीर और बायोडाटा लाए हैं ना? और गंगी, तुम क्या सुस्त बैठी हो, बढ़िया लस्सी बनाओ। गंगी भीतर चली गई। सदानंद ने सफ़ेद लिफाफे से काशी की तस्वीर निकालकर गुरुजी को पकड़ा दी। गुरुजी ने तस्वीर को पास से, दूर से, कई कोण से देखा। लड़की क्या इतनी ही खूबसूरत है जितनी तस्वीर में? कुछ लोग तस्वीर पता नहीं किस स्टूडियो में उतरवाते हैं, जब फ़ोटो सुंदर होती है और लड़की को देखने जाओ तो अरमान पानी हो जाते हैं। लड़की अच्छी है। तब हम निश्चिंत हुए।
लेन देन की कुछ बातें तो हो जाए तो अच्छा होगा। स्पष्ट बात करना दोनों पक्षों के लिए सुविधाजनक होता है। बताएं साहब। मेरी एक ही साध है, लोगन कार। बाकी आप अपना संकल्प कहें। 20 लाख का संकल्प है, कार इसी में शामिल रहेगी। गुरुजी 15 में पड़ जाते, रकम उनकी आशा से अधिक थी। खुश हो गए। आपकी बात रही। अब कहें, मैं लोभी लगता हूँ? लोगों ने ऐसा खलनायक बना डाला मुझे। रूपक की तस्वीर मिल जाती तो मैं घर में दिखा देता। हाँ हाँ। सदानंद ने स्टील के बड़े गिलास भर लस्सी पी और तस्वीर लेकर घर पहुँचे। मधु ने तस्वीर काशी को दिखाई। रूपक सुंदर है ना? काशी प्रभावित हुई, लेकिन बोली, चिपकू। सदानंद बताने लगे, मधु देख आया रूपक का घर द्वार। साधारण लोग हैं, समझ लो उस घर में कुछ है तो रूपक है, बस। मधु ने संतोष जाहिर किया। अच्छा है ना, हमसे कम स्तर रहेगा तो शान नहीं दिखा सकेंगे। काशी को यहाँ रहना तो है नहीं, रूपक के पास रहेगी। दान दहेज की चर्चा हुई? हाँ, लोगन उनकी चॉइस है, बाकी मैंने अपना संकल्प बता दिया है। काशी ने बुरा मुंह बनाया। लोगन देखी है उन्होंने? सदानंद ने उसे स्नेह से निहारा। काशी, तुम मेरी एक ही बेटी हो, हमें तो देना ही है। भगवान का दिया बहुत कुछ है। तुम्हारे विधान भैया का ये MBA लास्ट सेम है, फिर उसे भी जॉब मिल जाएगा। सब अच्छा है, सबसे अच्छा है ये स्थानीय परिवार है। कहीं दूर रिश्ता हो तो तमाम डर है मेरे मन में। तीसरे दिन गुरुजी फ़ोन पर थे। डॉक्टर साहब से फ़ोन पर बात हुई। काशी की तस्वीर उन्हें मेल कर दी है। उन्होंने कहा है हम लोग काशी को देख लें, फिर आगे मामला बढ़े। सदानंद उत्साहित हुए। आप लोग शाम को आएं, मैं ड्राइवर भेज दूंगा। मधु हड़बड़ा गई। काशी, मैं तैयारी कर लूँ तो ब्यूटी पार्लर क्यों नहीं चली जाती? काशी अड़ गई। मैं वैसे ही सुंदर हूँ। माँ, रूपक मुझे देखने आएगा तो क्या पार्लर या जिम होकर आएगा कि मैं उसे पसंद कर लूँ? मैं नहीं जाऊँगी। तुमने मामा की लड़की का हाल देखा तो है। ब्यूटी पार्लर से सजवा कर बैठा दिया, पसंद कर ली गई। अब उसका पति कहता है उस दिन पता नहीं क्या मेकअप किए थे कि रंगत बन गई, जबकि रंगत है नहीं। माँ, एक दिन की स्पेशल तैयारी कर हम धोखा ही देते हैं। शादी एक दिन का मामला नहीं है, वहाँ ज़िंदगी गुजारनी होती है। मधु जानती है काशी स्वाभिमानी है। अच्छा, रसोई में मदद करोगी कि वो भी नहीं? करूँगी। तुम झूठ नहीं बोलोगी, ये सब काशी ने बनाया है, जैसा उमरिया वालों से कह दिया था। वे पूछेंगे तो मैं साफ कह दूँगी खाना ठीक तरह नहीं बना पाती। नहीं पूछेंगे, ये नाटक हमारे समय में होता था। लड़के वालों की जिधर नज़र पड़ी वहीं से सवाल शुरू। मेजपोश लड़की ने बनाया, वो पेंटिंग, ये लड्डू, ये गुलदस्ता। तुम्हारे पापा के परिवार वालों ने क्या क्या नहीं पूछा। मेरा जी करता था पूछूं, आपके लड़के की वकालत ठीक चलती है? चरित्र ठीक है? सिगरेट शराब की आदत तो नहीं? मधु बताती रही, काशी हंसती रही। ड्राइवर मेहमानों को ले आया। वे पति पत्नी स्कॉर्पियो में कदाचित पहली बार बैठे थे। उसमें बैठने का विशिष्टता बोध चेहरे में दिखाई दे जाता था। अच्छे परिसर वाले घर को देख बोध बढ़ गया। अनुमान से बड़ी पार्टी जान पड़ती है। जिंदगी भर सौगातें मिलती रहेंगी। मधु उन्हें कला कक्ष में ले गई। जल्दी ही मेज खाद्य सामग्री से भर दी गई। गुरुजी और गंगी ने छक कर खाया। पश्चात काशी ने प्रस्तुति दी। उसे देख गुरुजी तने को चक गए। रूपक, तुमने कहा है लड़की बहुत खूबसूरत हो तभी तुम उसे देखने आओगे, तो महाराज ऐसी कमनीय लड़की है, तुम सिर के बल पर चल कर आओगे। गुरुजी काशी से पूछने लगे, काशी, तुम अंग्रेजी बोलती हो ना? जी, अंग्रेजी माध्यम से पढ़ी हूँ। शाबाश। आर्मी का वातावरण एकदम अलग है। औरतें फर्राटा अंग्रेजी बोलती हैं, कार चलाती हैं, डांस वांस पता नहीं क्या क्या। हम देहाती हैं, इसलिए हमारे लिए ये अनोखी चीज़ें हैं। पर डॉक्टर साहब को ऐसी ही लड़की चाहिए। कार चला लेती हो? हाँ। शाबाश। सदानंद जी, संयोग बन रहा है, तैयारियां कीजिए। रूपक महाराज, तुम्हें पाक कला पारंगत लज्जाशील लड़की नहीं बल्कि अंग्रेजी बोलने वाली, प्रोफेशनल डिग्री कोर्स और कार चलाने वाली लड़की चाहिए ना? मिल गई। वक्ता बड़जोगी गुरुजी चुप हुए तो गंगी ने कहना शुरू किया, हम लोग डॉक्टर साहब के पास जाते रहते हैं। बड़ी शानदार ज़िंदगी है मिलिट्री की। बंगला, रसोइया, नौकर चाकर, क्या नहीं है। कैंटीन में इतना सस्ता सामान। काशी, तुम्हें पूरी छूट रहेगी हमारे घर में। जीन्स स्कर्ट जो पहनना हो पहनो। गुरुजी लौट चले। मधु ने दबाव बनाने के लिए दोनों को
1001 रुपये भेंट स्वरूप दिए। लक्ष्मी की महिमा अपरंपार है। घर पहुंचकर गुरुजी ने रूपक को कॉल किया। रूपक लड़की बहुत सुंदर है, स्मार्ट है, हाँ अंग्रेजी बोलती है। तुम आओ, लड़की देख लो, बहुत हुआ। लोग कहते हैं लड़का क्या बुढ़ापे में शादी करेगा। गुरुजी सुबह फ़ोन पर थे। सदानंद जी डॉक्टर साहब 3 मई को आ रहे हैं। दक्षिण से यहाँ तक का बड़ा लंबा सफ़र है। उन्हें काशी पसंद आ गई तो तुरंत शादी करनी होगी। बार बार लंबी छुट्टी नहीं मिलती। मेरा सुझाव है शादी की तैयारी शुरू करें। उधर से सदानंद जी, पंडित जी, कृपा पंडित जी, बहुत अच्छा पंडित जी करते रहे। काशी तुनक गई। क्या पापा, आप उनके खादिम बने जा रहे हैं? वे देवता नहीं हैं। मधु ने समझाया, देवता नहीं है पर लड़की वालों को कुछ शिष्टाचार करना पड़ता है। मुझे तो लगता है शादी बहुत जल्दी करनी पड़ेगी। काशी का चेहरा लाल हो गया। पापा, आप पंडित जी करते रहेंगे, वे आपको कितना लूट लें। भैया को बुला लीजिए तो कुछ संभाल लेगा। 2 मई की शाम विधान पहुंच गया। आते ही माहौल बना दिया। काशी चल, मेरे घर से रवाना हो, बोरिया बिस्तर बांध। काशी ने माहौल को करुण कर दिया। इतना अच्छा घर और इतने अच्छे लोगों को छोड़कर जाने को दिल नहीं करता भैया। क्यों ना यहीं रह जाऊं, तुम्हारी प्रॉपर्टी की केयर टेकर बन जाऊंगी। केयर टेकर किसी भरोसेमंद को बनाऊंगा। डरते हो दावेदारी करूंगी? कर सकती हो, वकील की बेटी हो। परिवार में बना सानंद वातावरण 3 मई को मंद पड़ गया। गुरुजी लजाए हुए थे फ़ोन पर। हेलो सदानंद जी, डॉक्टर साहब की छुट्टी कैंसिल हो गई। वहाँ पता नहीं कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है जो 15 दिन चलेगा। आर्मी में यही होता है। रिजर्वेशन कैंसिल कराना पड़ा। सदानंद उलझन में। हम इंतज़ार कर रहे थे, मेरा बेटा विधान छुट्टी लेकर आ गया कि डॉक्टर साहब से मिल लेगा। हमसे मिल ले, उसे घर भेजिए। क्या बताऊँ, मैं स्वयं इतना उदास हुआ कि आगे भी डॉक्टर साहब को छुट्टी नहीं मिलती है तो चलिए हम सब मिलकर उनके पास चलते हैं। दक्षिण घूम लेंगे और सब बातें तय कर लेंगे। रूपक का ना आना सदानंद परिवार को असमंजस में डाल रहा था। मधु बोली, रूपक शादी नहीं करना चाहता, इसीलिए तो आना नहीं टाल दिया। विधान ने मधु का समर्थन किया। हाँ पापा, रूपक का पता नहीं है और यहाँ शादी की तैयारी। सदानंद दुराशा में नहीं पड़ना चाहते थे। रूपक की छुट्टी सचमुच कैंसिल हो गई होगी। विधान, हमें सकारात्मक भाव रखना चाहिए। तुम गुरुजी से मिलाओ, दक्षिण जाने का कार्यक्रम बनाया जा सकता है। ठीक है पापा, हमें वहाँ जाना चाहिए। इधर इतना अधिक चीटिंग फेल्योर होने लगा है कि हमें पूरी जानकारी लेनी होगी। गुरुजी ने विधान का स्वागत किया। आओ आओ गंगी, देखो सदानंद जी के बेटे आए हैं। विधान, डॉक्टर साहब नहीं आ सके इसीलिए गंगी उदास है। माँ जो है, तुम आ गए हो तो कुछ मन बहल जाएगा। विधान मुद्दे पर आया। अंकल, डॉक्टर साहब को समय नहीं है तो चलिए हम लोग वहाँ हो आते हैं। बिल्कुल, मैं उनको सूचित कर कार्यक्रम बना लेता हूँ। तुम देखोगे वो एक अलग वातावरण है। वहाँ अनुशासन है, जबकि सिविलियन लाइफ बड़ी अस्त व्यस्त सी होती है। डॉक्टर साहब अनुशासनहीनता जरा पसंद नहीं करते। होता है। देखिए, घर हमारा छोटा है पर काशी को यहाँ तो रहना नहीं है। कभी 2-4 दिन को आएगी तो बेटी की तरह रखेंगे। पति पत्नी ने जिस उत्साह उमंग से बातें की, विधान ने मान लिया छुट्टी रद्द हो गई होगी। विधान ने घर में घुसते ही कहा, माँ मैं खाना नहीं खाऊंगा, इतनी बड़ी गिलास में लस्सी पी कर आ रहा हूँ। काशी जान लो, उस घर में 2 चीज़ें खास हैं, लड़का और लस्सी। वैसे एक बात है, ये लोग लोभी हो सकते हैं पर धोखेबाज नहीं लगते। शादी के लिए इतने उतावले हैं कि जो मुंह में आता है बोल देते हैं। मधु मलिन दिखी। विधान, तुम्हें ये सब ठीक लग रहा है? देखते हैं माँ। गुरुजी फिर फ़ोन पर थे। सदानंद जी, मैंने डॉक्टर साहब से बात की, यदि छुट्टी ना हो तो हम लोग काशी को लेकर आ जाते हैं। तब उन्होंने कहा, गर्मी में आप लोग परेशान ना हो, मैं 23 को आ रहा हूँ, 15 दिन रहूँगा। सदानंद ने सब हाल चाल बताया तो मधु बोली, 23 को आता है तो ठीक, वरना हम अन्य प्रस्तावों पर विचार करेंगे। विधान को बात उचित लगी। बिल्कुल माँ, मैं लौटूंगा, रूपक आए तो बताना, किसी तरह मैनेज करूँगा। और रूपक आया। विधान को फिर बुलाया गया। विधान रात्रि भोज के लिए रूपक के परिवार को लेने पहुंचा। रूपक सामने के कमरे में 2-1 मरीजों को देख रहा था। विधान ने रूपक को देखा। अच्छी बिल्ड वाली देह और सुंदर चेहरा। ये हीरा इस साधारण घर में कैसे जन्मा? सदानंद ने दोनों का परिचय कराया। विधान ने हाथ मिलाकर रूपक से कहा, आइए बैठिए, मैं इन पेशेंट्स को देख लूँ। मेरे आने की सूचना पाकर आसपास के मरीज आ जाते हैं।
डॉक्टर कहीं भी हों, लोग फुर्सत नहीं देते। विधान मरीजों की गतिविधि देखने लगा। पहला मरीज बता रहा था, बुखार है, मतली आती है, खाने की इच्छा नहीं होती, पीलिया हो गया है। रूपक हंसा। बाबा तुम तकलीफ बताओ, बीमारी क्या है मैं बताऊंगा। यदि जानते हो पीलिया है तो यहाँ क्यों आए हो? जाओ परहेज वाला खाना खाओ। आगे उसने अंग्रेजी में विधान से कहा, इन गंवई लोगों का यही है, ये खुद जान जाते हैं बीमारी क्या है। केमिस्ट से कोई दवाई लेकर खा लेते हैं, रोग बढ़ जाता है तब डॉक्टर के पास भागते हैं। ये है, सही कहा आपने। विधान ने अनुमोदन किया। उन्हें बातों में व्यस्त देखकर गुरुजी अंदर चले गए और गुरुजी काशी को फ़ोन पर निर्देश देने लगे। देखो बिटिया, डॉक्टर साहब जो भी पूछें पूरे आत्मविश्वास से जवाब देना। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे अपना पिता समझो। बता ही चुका हूँ, डॉक्टर साहब को पारंपरिक छवि वाली नहीं, स्मार्ट लड़की चाहिए। तुम्हें अच्छा प्रदर्शन करना है, तुम्हारा व्यक्तित्व प्रभावशाली है, ये साबित होना चाहिए। डॉक्टर साहब यहाँ आते हैं तो हम उन्हें वीआईपी की तरह रखते हैं। उन्हें आर्मी के तौर तरीके से रहना पसंद है ना। शादी के बाद तुम देखोगी वहाँ चौकीदार सुबह वेकअप कॉल देने आता है। काशी को एक किस्म के संदेह ने घेर लिया। माँ, ये अंकल जिस तरह उतावले हो रहे हैं मुझे अजीब सा लगता है। मधु अज्ञात भय में बोली, अब क्या कहूँ? सदानंद ने हौसला बढ़ाया, कुछ मत कहो, वे लोग आते होंगे, देखते हैं रूपक का व्यवहार कैसा है, तभी कुछ समझ में आएगा। वैसे सीधी सी बात है, गुरुजी ये प्रस्ताव चूकना नहीं चाहते हैं, इसीलिए कुछ उतावले होने लगते हैं। रूपक की शादी का उन्हें कितना अरमान है, इस बात को समझो। विधान अतिथियों को ले आया। रूपक ने कला कक्ष की सराहना की। मुझे आप लोगों की तरतीब और तरीका अच्छा लगा। ड्राइंग रूम में क्या रखा जाए इसका ज्ञान होना चाहिए। मैंने माँ को कहा मेरी तस्वीरें बैठक से हटा दो, बेवकूफ़ी लगती है, पर ये लोग नहीं मानते। प्रदर्शन की क्या ज़रूरत? सुनकर गुरुजी और गंगी कुछ लजा गए। सदानंद ने स्थिति समझी। बेटा होनहार हो तो माता पिता की इच्छा होती है कि लोगों को उसके विषय में बताया जाए। मैं ऐसा होनहार नहीं, कहकर रूपक ने सदानंद के परिवार का दिल जीत लिया। बादामी परिधान में काशी आ पहुंची। रूपक उस पर ध्यान केंद्रित न कर सियाचिन प्रवास के अनुभव बताता रहा कि निम्न तापमान में ठंड से किस तरह बचाव करना पड़ता है। गुरुजी को प्रसंग न सुहाया। विषय परिवर्तन करके काशी को बोले, काशी प्लेटें लगाओ, सब ठंडा हुआ जा रहा है। वे रूपक को दिखाना चाहते थे लड़की को परोसने का सभ्य तरीका आता है। रूपक ने प्लेट में बहुत कम चीज़ें रखवाईं। बस इतना ही, मैं मोटा नहीं होना चाहता। गंगी हंसी। इनके लिए इतनी चीज़ें बनाकर मैंने रखी हैं, ये खाते ही नहीं। रूपक ने गंगी को आगे नहीं बोलने दिया। काशी तुम जॉब करना चाहती हो? कुछ कंसल्टेंसी में सीवी भेजी हैं, कंपनीज में भी रिज्यूमे भेजा है। हाँ, लड़कियों को अवसर मिल रहे हैं, उन्हें अपनी योग्यता का उपयोग करना चाहिए। आप ऐसा सोचते हैं, मुझे अच्छा लगा। काशी कुछ बताने में झिझक या चूक जाती तब विधान उसके उत्तर को दुरुस्त कर देता था। वो प्रतिक्षण सतर्क था, काशी का प्रस्तुतिकरण बेहतर हो। सदानंद बोले, आइए हम लोग अलग बैठे, रूपक और काशी अकेले में जो पूछना चाहें पूछ लें। बिल्कुल। गुरुजी उठ खड़े हुए। इधर रूपक को सहसा कुछ समझ में न आया। किसी तरह पूछा, एमएससी कहाँ से किया है? दिल्ली से, जेएनयू। नाइस। कोई अफेयर? नहीं, मैंने सोचा नहीं। डेटिंग, चैटिंग, मैसेजिंग, स्लीवलेस, शोल्डरलेस, बैकलेस कपड़ों में हम आधुनिक नहीं बनते हैं, बल्कि ज्ञान और आत्मविश्वास से बनते हैं। हाँ, देह प्रदर्शन को मैं बेवकूफ़ी कहता हूँ। लड़कियाँ क्या चाहती हैं? तुमने पूरी बाँह के कपड़े पहने हुए हैं और ये तुम्हारी स्मार्टनेस को कम नहीं कर रहे हैं। खैर, अपने बारे में बता दूँ, 2 अफेयर हो चुके हैं, अब नहीं है, पर मैं स्पष्ट बता देना ज़रूरी समझता हूँ। बाद में किन्हीं सूत्रों से पता चले तो संदेह पैदा होता है, संबंधों में अविश्वास आ जाता है। आर्मी में डांस पार्टीज़, बियर पार्टीज़ औपचारिकता की तरह होती रहती है। मुझे ये सब पसंद है, ज़िंदगी का भरपूर मज़ा मिले। इसके अलावा मैं खाने का शौकीन हूँ। खाना अच्छा हो, सलीके से परोसा गया हो। मुझे हर चीज़ सलीके और सही रूप से चाहिए, यहाँ तक कि मैं जूते में भी धूल सहन नहीं करता। तुम्हारी कोई पसंद? जो चाहा मिलता रहा, इसलिए सोचा नहीं क्या पसंद है क्या नहीं। इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि दबाव या समझौते के साथ बहुत दिनों तक नहीं रहा जा सकता। रहना पड़े तो जीवन में खींच और कटुता आती है। मैं बहुत नहीं चाहती,
चाहती हूँ मेरा जो वजूद है उसे इतना ना बदलना पड़े कि अफसोस हो। यानी तुम आत्मविश्वास से भरी हुई लड़की हो। मुझे बात बात में भावुक होने वाली, रोने धोने वाली लड़कियां बोर करती हैं। ओह हाँ, तुमने मेरे अफेयर पे कुछ नहीं कहा। आप बता रहे हैं अफेयर अब नहीं रहे? थे तो आपने बता दिया, ये आपकी ईमानदारी है। रूपक चकित हुआ। कुछ भी इस लड़की को चौंका नहीं रहा है। पिछली बार जब आया था, गुरुजी एक दो प्रस्ताव लिए बैठे थे, रूपक ने अफेयर की बात बताई, तब लड़की वाले भड़क गए थे कि ऐसी खुली बातें करने वाला लड़का सभ्य नहीं हो सकता। काशी अनमयस्क हुई। क्या दर्शाना चाहता है दम्भी लड़का? मुझ में थोड़ी भी कमी हुई तो सहन नहीं करेगा। हर बात में मानो निर्णायक हो रहा है। न किसी को बोलने का अवसर देता है, न पूछने का, अपने माता पिता को भी नहीं। एक तरह से अपना अभिभावक खुद बना हुआ है। इसके साथ जिंदगी बिताना आसान नहीं होगा। अतिथियों के जाने के बाद चारों सदस्य मंत्रणा करने बैठे। विधान ने काशी की राय मांगी। काशी, रूपक कैसा लगा? भैया, ऐसा लगता है अपने सारे फैसले रूपक खुद करता है। उसके 2 अफेयर हो चुके हैं। विधान हंसा। अफेयर? काशी, अब ये फैशन हो गया है। हाँ, ये मुझे लगता है रूपक अपने माता पिता को वैसा महत्व नहीं देता जैसा देना चाहिए। रूपक लगा कैसा? अफेयर और घमंड को हटा दो तो अच्छा है। मधु कुछ तल्ख हुई। काशी, हर बात पर अड़ोगी तो तुम्हारी शादी मुश्किल हो जाएगी। रूपक भला लड़का है। सदानंद ने दबाव बनाया। लड़का योग्य है, बस उसकी ओर से हाँ हो जाए। घर में एक आशा दिखाई देने लगी, मानो नए क्षितिज का निर्माण होने जा रहा है। कोई सूचना न आई तो सदानंद ने गुरुजी को फ़ोन किया। गुरुजी आनंदी भाव में बोले, हाँ हाँ, हमारी ओर से हाँ है। क्या है, उस दिन आपके घर में डॉक्टर साहब काशी से ठीक से बात नहीं कर पाए। वे चाहते हैं काशी के साथ बाहर डिनर लें, कुछ बातें हो जाएंगी। अब हमारा ज़माना तो रहा नहीं जो। ठीक है, घर में बात करके बताता हूँ। काशी भड़क गई। सब नौटंकी। पापा, मुझे लगता है रूपक अपना मनोरंजन कर रहा है। सदानंद ने पुत्री को शांत किया। बेटी, लड़की वालों को सचमुच बहुत नाचना पड़ता है। लगता है यहाँ बात बन जाएगी। चली जाओ, जो हो सकता है रूपक उस दिन ठीक से बात ना कर पाया हो। विधान बोला, ठीक है ना, हमें भी रूपक को जानने का मौका मिलेगा। मैं नहीं जाऊंगी, जिसे बात करना है वो घर आए। काशी, बेवकूफ़ों की तरह व्यवहार मत करो। भैया, तुम भी चलो। ये लड़का विचित्र लगता है। बाप की लार टपकी रहती है, बेटा ऐंठ रहा है, पता नहीं क्यों। ये मुझे अपमान लग रहा है। सदानंद ने काशी का मनोबल बढ़ाया। काशी, चीज़ों को नकारात्मक भाव से मत लो। रूपक निश्चिंत होना चाहता है। तुम उसके साथ ठीक तरह से मूव कर सकोगी या नहीं, और यदि कुछ बकवास करे तो ऐसा करारा जवाब देना कि फिर किसी लड़की को देखने का साहस नहीं करेगा। विधान साथ में जा ही रहा है। रूपक होटल के लॉन में चहलकदमी करता हुआ मिला। उसे विधान की अपेक्षा नहीं थी, पर उसने व्यक्त किया उसे विधान का आना अच्छा लगा है। तीनों कोने वाली मेज पर आ गए। विधान ने सूप और स्टार्टर का ऑर्डर देते हुए बेरे से कहा, अभी कुछ बातें होंगी, खाने का ऑर्डर थोड़ी देर बाद लेना। सूप पीते हुए रूपक वही बातें दोहराने लगा जो पहले बता चुका था। विधान समझ गया ये काशी से बात करना चाहता है और मैं बीच में डटा हूँ। सूप खत्म करके बोला, मैं एक दोस्त से मिलकर आता हूँ, यहीं पास में रहता है। काशी को जाता हुआ विधान दयनीय और लाचार लगा। बहन ब्याह कर अच्छे घर चली जाए, इसलिए जतन कर रहा है। उसकी इच्छा हुई जाते हुए भाई को रोक ले। भैया, तुम कहीं नहीं जाओगे। जो बातें होंगी तुम्हारे सामने होंगी। पर कह ना सकी। हर पिता और भाई जतन करते हैं। हर लड़की प्रतिकूलन से गुजरती है। कुछ क्षण व्यर्थता बोध में बीते। तब रूपक ने मुंह खोला, परेशान हो, मैंने यहाँ बुलाया? ओह हाँ, नहीं, मुझे तुम्हारा परिवार अच्छा लगा। तुम सब सचमुच अच्छे लोग हो, एक दूसरे को समझते हो। धन्यवाद। पर मेरे परिवार में ये बात नहीं है। पापा ने मेरी दोनों बहनों को पूरी शिक्षा नहीं दिलाई। किसी तरह ब्याह कर पिंड छुड़ा लिया। जो है जैसा है उसे अपना भाग्य समझकर वे दोनों निभा रही हैं। जब भी बहनों से मिलता हूँ पछतावा होता है, उनके लिए कुछ कर पाता। मैं बहनों से छोटा हूँ, तब मेरे हाथ में कुछ नहीं था। मेरे नाना ने मेरी पढ़ाई में पैसा लगाया, वरना पापा के भरोसे आज मैं मास्टर होता या कंपाउंडर। मेरा मानना है सभी की एक नियति होती है, आप डॉक्टर ही बनते। डॉक्टर बनकर मैं एक हुंडी हो गया हूँ जिसे पापा 40-50 लाख में भुनाना चाहते थे। इसी कारण मैंने कुछ अच्छे प्रस्ताव खो दिए। काशी क्षुब्ध हुई।
रूपक ने अपने माता पिता का लिहाज करना ही नहीं छोड़ा है, उन्हें गलत भी ठहरा रहा है, वो भी एक अल्प परिचित लड़की के सामने। विचित्र बात है, बोली। मेरे पापा से उन्होंने डिमांड नहीं की। 5 साल पहले की स्थिति अलग थी। हम लोगों में बड़ा उत्साह था। पापा को 50 लाख और मुझे मेडिको गर्ल चाहिए थी। मेरे दोनों अफेयर डॉक्टर लड़कियों से ही हुए। शादी हो जाती, पर पता चला एक लड़की का अफेयर किसी और से भी था। वो लड़का विदेश जा रहा था और वहाँ बसने के चाव में लड़की मुझे अंगूठा दिखा गई। दूसरी लड़की के पिता को मेरे पापा ने 50 लाख मांग कर डरा दिया। मैं चाहता तो उस लड़की से शादी कर लेता, पर मैं पापा के विरुद्ध नहीं जाना चाहता था। पापा ने मेरी नज़रों में सम्मान खो दिया। उन्हें मेरी भावनाओं की चिंता नहीं, तो मैंने उनकी फिक्र छोड़ दी। बोर तो नहीं हो रही हो? नहीं तो? काशी, मैं इस देखने दिखाने से आजिज आ गया हूँ। जब भी आता हूँ, पापा 1-2 प्रस्ताव लिए बैठे होते हैं। आप शादी नहीं करना चाहते? नहीं, पापा को समझा चुका हूँ, वे नहीं मानते। काशी, तुम मुझे गलत तो नहीं समझोगी? नहीं ना? मुझे तुम सुलझे दिमाग वाली लड़की लगती हो, इसलिए कह रहा हूँ। मैं शादी कर चुका हूँ अपने ऑफिसर की बेटी से। काशी ने बहुत कुछ सोचा था, बस यही नहीं सोचा था। मतलब? मेरी शादी हो चुकी है। जहाँ पापा की मांग पूरी होती थी, वहाँ मुझे लड़की पसंद नहीं आती थी। जहाँ लड़की पसंद आती, पापा की मांग पूरी नहीं होती थी। मैं क्या करता? मुझे यही समझ में आया। काशी ने देखा, एक थका, दुविधाग्रस्त, पराजित सा चेहरा ठीक सामने है। क्या है ये चेहरा? फरेबी या खरा? इस पर कैसे विश्वास करे? स्थिति थी मूर्छित होने की, किंतु काशी ने खुद को संभाल लिया। तो आप मुझे देखने क्यों आए? आपके पापा ने आपको मेरी फ़ोटो मेल की तो आप तभी कह देते फ़ोटो पसंद नहीं। पापा ने मुझे फ़ोटो नहीं भेजी तभी तो आप 3 मई को आने वाले थे। छुट्टी रद्द हुई, आ ना सके। नहीं, मैं अपने निर्धारित कार्यक्रम पर ही आया हूँ। पापा तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे। मैं यहाँ आया तब मुझे पता चला वे फिर प्रस्ताव लिए बैठे हैं। सोचा इनके संतोष के लिए लड़की देख लेता हूँ, कह दूँगा लड़की पसंद नहीं आई। पर तुमसे और तुम्हारे परिवार से मिलकर पता नहीं क्यों लगा मैं कहीं गलत हूँ। काशी, तुम मुझे गलत समझो, पर सच कहता हूँ, तुम्हें देखकर चाह जागी है, मैंने शादी न की होती। काशी की आंखें भर आईं। कितना आसान है आपके लिए ये सब कह देना। मेरे घर में तैयारी चल रही है। काशी, प्लीज़ आप अपने पापा को सब कुछ बता दें। हिम्मत नहीं होती। हम खुद को कितना ही आज़ाद माने, पर कुछ फैसले कठिन होते हैं। शादी का फैसला बहुत कठिन होता है। बेटा किसी का कत्ल करके आए तो पिता उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, पर बेटा अपनी मर्जी से शादी कर ले तो माँ बाप के स्वाभिमान को ऐसी ठेस लगती है कि उसे घर से बेदखल करने में भी नहीं हिचकते। वैसे मुझे डर पापा का नहीं, माँ का है। उन्हें एक बार कार्डियक अरेस्ट आ चुका है। मेरी शादी की बात सुन, यदि दूसरी बार ऐसा हो सोचकर परेशान हूँ। मेरी नाराज़गी पापा से है। माँ बेचारी क्या करे, घर में उनकी कभी नहीं सुनी गई। रूपक के चेहरे में क्षोभ और याचना के भाव थे। बात छिपाकर आप अपने माता पिता का मजाक बना रहे हैं। वे चाहे जहाँ लड़की देखने चल पड़ते हैं। तुम पापा की जिद को नहीं जानती। बता दूं मैंने शादी कर ली है तो वे शादी को कानूनी नहीं मानेंगे तो कहेंगे तलाक दे दो। काशी मोह भंग की स्थिति में। आपके परिवार में जो भी परेशानी है, पर किसी दूसरे परिवार को परेशान करने का आप लोगों को हक नहीं है। इसीलिए तुमसे इतना कुछ कह डाला ना। कहा तुमसे मिलने के बाद मुझे लगा अब ये नाटक बंद होना चाहिए। घर वालों से साफ बात कीजिए। हाँ, मैं चाहता हूँ ये काम तुम करो। रूपक इस विश्वास से काशी को देख रहा था मानो उसे एक सदी से जानता है। आप पागल, सॉरी। काशी को लगा वो एक विक्षिप्त व्यक्ति के समीप बैठी है। काशी, समझो मैं पागल नहीं हूँ। रूपक के चेहरे में निवेदन था। तुम कहो मुझे रूपक पसंद नहीं है। कह दो तुम मेरे अनुसार खुद को नहीं ढाल सकोगी। कह दो रूपक की उम्र कुछ अधिक है, तालमेल नहीं बैठेगा। कुछ भी कह देना। मेरा कुछ कहना साबित नहीं करेगा कि आप शादी कर चुके हैं। पापा को सबक ज़रूर मिलेगा। वे लोगों से कहते फिरते हैं हमने अब तक 35 लड़कियों को रिजेक्ट किया है। उन्हें पता तो चले हमें भी कोई नापसंद कर सकता है। तुम शादी से मना करोगी, पापा बौखला जाएंगे। मैं पीजी के एंट्रेंस एग्ज़ाम का बहाना कर वापस चला जाऊंगा, फिर फ़ोन पर सच बता दूंगा। अप्रत्याशित हमला। काशी को सूझता न था क्या करे। पर्स से सेल फोन निकाला। मैं भैया से बात करना चाहती हूँ। विधान ने आते ही परख लिया माहौल बुझा हुआ है। काशी सिर झुकाए बैठी है।
रूपक इधर उधर ताक रहा है। वो मुस्कुराया। मेरे बिना आप लोग बोर तो नहीं हुए? भैया तुम बड़ी देर बाद आए। काशी की आंख भरी हुई थी। तो काशी जैसी लड़की भी इसे पसंद नहीं आई? इसे आसमान की परी चाहिए या सिनेमा की हीरोइन? हाँ बस, कॉफ़ी हाउस के सामने कुछ दोस्त मिल गए। मैं खाना ऑर्डर करता हूँ, बड़ी भूख लग रही है। खाना खत्म कर 550 रुपये वाले बिल को रूपक ने झपट लिया। विधान, तुम दोनों आज मेरे गेस्ट हो, पेमेंट मैं करूँगा। चलते चलते बोला, तुम दोनों से मिलकर अच्छा लगा। ये मेरा सेल नंबर है, जब भी चाहो मुझसे बात कर सकते हो। कभी आओ उधर दक्षिण भारत देख लो। रहस्योद्घाटन पर भूचाल आना ही था। मधु नियंत्रण न रख अशिष्ट हो गई। मक्कार लड़का और फ्रॉड माँ बाप हमारा खाना हजम कर गए, रुपए हड़प गए। सदानंद ने कटाक्ष किया। रुपए? मधु तुम तो कपड़े भी देना चाहती थी, मैंने मना किया कि बात फाइनल नहीं हुई है। मधु ने सदानंद पर हिंसक दृष्टि फेंकी। हम भले लोग हैं और सोचते हैं दूसरे भी भले होंगे। मधु चुप रहो, ठंडे दिमाग से सोचने दो। विधान ने रोका। आप दोनों लड़ने ना बैठो, काशी परेशान है, उसकी तरफ ध्यान दो। सदानंद संभल गए। विधान, कहो क्या करना चाहिए? बात खत्म करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता रूपक शादी कर चुका है, करता तो घर में बता देता। वो माँ बाप के सामने जिस तरह ऐठा रहता है, देख कर नहीं लगता उसमें हिम्मत नहीं है बताने की। मधु तर्क भिड़ाती रही। माँ, मैं तो इसे रूपक की ईमानदारी कहूँगा, वरना वो सच बताए बिना लौट जाता और हम लोग यहाँ गुरुजी की जी हजूरी में लगे रहते। विधान की बात से सदानंद को मानसिक बल मिला। बिल्कुल, रूपक ने शादी की नहीं की उसका मामला है, अच्छी बात यह रही उसने हमें धोखा नहीं दिया। गुरुजी अधीर थे ही, हम भी रूपक को देखकर मोहित थे। शादी हो जाती तब क्या होता, सोचकर घबराहट होती है। मधु नहीं रुकी। हमारे साथ इतना बड़ा धोखा होता तो हम रूपक की नौकरी दांव पर लगा देते। काशी देर से चुप थी। माँ, तुम उसे जो भी सज़ा दिलाती पर मेरी ज़िंदगी तो प्रभावित हो जाती ना। बंद करो बहस, मुझे घबराहट हो रही है। उधर भी यही सब था। रूपक को अचानक जाने की तैयारी करते देख गुरुजी बौखला गए। अभी तो छुट्टियां हैं ना? जाना है। सदानंद जी को क्या जवाब दूं? मना कर दीजिए। कारण क्या बताऊं? जो ठीक समझे। कह चुका हूं लड़की ना देखें, पर आप मानते ही नहीं। मैं खुद नहीं जाता, लोग सम्मान से बुलाते हैं। तुम तो बाहर जाकर बैठ गए, लेकिन मुझे इसी समाज में रहना है। लोग पूछते हैं लड़का बुढ़ा जाएगा तब उसकी शादी करेंगे। जवाब न दे रूपक छत पर चला गया। गुरुजी का कोप गंगी पर बरसा। देख लो सपूत को, डॉक्टर क्या बन गया, बाप को अर्दली समझने लगा। ये पछताएगा। काशी जैसी लड़की अब नहीं मिलेगी। इतना प्रतिष्ठित परिवार, हमारी भी प्रतिष्ठा बढ़ती। तो मुझसे कुछ कहती नहीं, वो लिहाज छोड़ता जा रहा है। इसलिए नहीं कहती कि जो थोड़ा बहुत लिहाज है वो बचा रहे। साल डेढ़ साल में जो आता है फिर कहो ना आए। गलती हमने की है, वरना अब तक रूपक की शादी हो जाती। माहौल में व्याप्त रहा तनाव देख गंगी ने नहीं कहा कि तुम्हारे लोभ ने आज ये दिन दिखाया। वो असहायता में रोने लगी। रूपक हर बार इसी तरह लौटा है, हर बार कलह हुई है। गुरुजी को पहले ही कष्ट बहुत था। सदानंद ने कॉल कर कष्ट को बढ़ा दिया। सदानंद की आवाज़ सुन गुरुजी भभक उठे। एक सप्ताह हुआ, डॉक्टर साहब चले गए वापस। उस दिन रेस्टोरेंट में जो भी बात हुई हो, डॉक्टर साहब तब से अनमने थे। और क्या बात हुई, काशी बताएगी? लीजिए बात कीजिए। सदानंद ने रिसीवर काशी को थमा दिया। नमस्ते अंकल, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर साहब से मेरी खुलकर बात हुई। हम दोनों के विचारों में बहुत अंतर है। मेरा मानना है साइबर युग में कुंडली नहीं, केमिस्ट्री मिलानी चाहिए। हमारी केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं मिलती। डॉक्टर साहब की उम्मीदें इतनी अधिक हैं कि मैं तालमेल नहीं बना सकूंगी। गुरुजी सदमे में। ये घमंडी लड़की रूपक जैसे सर्वगुण संपन्न लड़के को अस्वीकार कर रही है। असभ्यता देखो, सीधे मुझसे संबोधित है कि रखो अपना लड़का अपने पास। और ये केमिस्ट्री मिलान क्या होता है? काशी, डॉक्टर साहब की कोई बात बुरी लगी हो तो मैं उन्हें समझाऊंगा। मुझे उनकी बातों के आधार पर फैसला नहीं लेना है। बहुत कुछ खो देने की निराशा ने गुरुजी को ध्वस्त कर दिया। लड़का तो रूठा ही है, अब लड़की वाले ऐंठने लगे हैं। इतना पतन! वे दीवान पर ढह गए। पसीना चुचुआने लगा। अस्वीकार की पीड़ा, दंश, निराशा क्या होती है पता नहीं था। आज पता चला। अस्वीकार भूत, वर्तमान, भविष्य को एक बड़े शून्य में बदल देता है। क्या हुआ? गंगी समीप आई। काशी शादी से इनकार करती है।
पागल हो गई है? अरे हम इस घमंडी लड़की से बच गए। रूपक तो ऐठा ही रहता है, ये हमें चाकर बना लेती। रूपक को क्या कहेंगे? कहना तुम्हें लड़कियां रिजेक्ट करने लगी हैं, काशी को मना लो वरना कुंवारे बैठे रहोगे। मैं रूपक से बात करूंगी। तुम गुस्से में बात करते हो तो बहस हो जाती है, नतीजा नहीं निकलता है। गंगी ने फ़ोन पर रूपक से बात की। हाँ सब ठीक है, तुम ठीक हो ना? तुमने कुछ ठीक जवाब नहीं दिया और अब काशी शादी से मना करती है, पछताएगी बेवकूफ़ लड़की। रूपक हंसने लगा। तुम हंस रहे हो, मैं उसे गाली दे रही हूँ? माँ बख्श दो बेचारी को, कुछ कारण बताया? कहती है विचार नहीं मिलते, ये कौन सा कारण है? माँ लड़की सुखी रहेगी क्योंकि इसे स्पष्ट बोलना आता है। तुम्हें अजीब लगेगा पर इस लड़की ने मुझे हौसला दिया है। मैंने शादी कर ली है, 1 साल हुआ। मैं लड़की देखने की नौटंकी करते हुए परेशान हो गया था। पापा को बोल दो अब किसी लड़के वाले को उम्मीद न दें। गुरुजी ने देखा गंगी का चेहरा स्याह होता जा रहा है। गंगी, रूपक ठीक तो है ना? यहाँ से तनाव में गया था, बात क्या है? बात जो थी गंगी बता नहीं सकती थी। अभी आप सुन रहे थे सुषमा मुनींद्र जी की लिखी हुई एक यथार्थवादी कहानी अप्रत्याशित। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। आपसे एक अनुरोध है, आप अगर मेरे नियमित श्रोता हैं या फिर पहली बार मुझको सुन रहे हैं तो भी कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर भी कीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।